स्माइली टून्स स्टोरी में। आपका वेलकम है। पुल्लीवरम नाम के एक गांव में नीरज नाम का एक किसान रहता है। नीरज को अपने पिता के जीवन काल की कमाई से 1 एकड़ जमीन मिली थी। वो उसी में खेती करते हुए अपना जीवन गुजार रहा है। नीरज का एक भाई भी है, उसका नाम तिल्लू है। तिल्लू को किसी भी बात की कोई कमी ना हो, इस बात का पूरा ख्याल रखता है नीरज। टिल्लू भाई, मैं खेत में जाकर आता हूँ। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। उठने के बाद खाकर घर में ही रहना। मैं जल्द ही लौट कर आऊंगा। लेकिन आप तो शाम होने से पहले ही आते ही नहीं हो ना? फिर आप क्यों खाना साथ में नहीं लेकर जा रहे हो? लेकर जाओ भैया। खेत में अच्छी फसल ना होने की वजह से इसे बिल्कुल भी अच्छी कमाई नहीं होती है नीरज की। इसलिए एक एक पैसे का हिसाब लगाकर खर्च करता है और उनमें से बचे हुए आखिरी पैसों से भाई के लिए खाना बनाता है। इसलिए उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। घर की परिस्थिति कुछ ठीक नहीं है ना भाई। तू काले बस, मैं जाकर खेत के काम देखकर आता हूँ। अच्छी कमाई होगी तो किसी बात की फिक्र नहीं होगी। ऐसे कहते हुए खेत के काम पर निकल जाता है नीरज। लेकिन तिल्लू भी साथ में आएगा खेत में, कहता है, और उस खाने को 2 डब्बों में आधा आधा भर चल पड़ता है। इस बार आलू की खेती करते हैं ना भैया। मेरी बात मानकर आलू की ही फसल उगाओ। इस बार आपके साथ जरूर अच्छा ही होगा। हमारे गांव में आलू की फसल उगाने वालों के पास आज पैसों की कमी ही नहीं है। एक बार इस फसल को उगाने वाले दोबारा फसल उगाने की जरूरत ही नहीं है। इतने बड़े धनवान बन रहे हैं। इसमें कोई तो जादू है। हम भी एक बार कोशिश करते हैं। उन बातों को हैरान होकर सुनते हुए देखते हैं क्या होता है, कहता है नीरज। इस बार हमारी फसल अच्छी होगी कहकर इंतजार करते हैं भाई। सब अच्छा ही होगा तो मैं तुम्हें कभी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा भाई। ऐसे बातें करते हुए दोनों मिलकर खेत जोड़कर उसमें आलू के बीज बोते हैं। उसके बाद उस खेत के पास वाले एक छोटे से तालाब से पानी लाकर डालते रहते हैं फसल को। ऐसे दिन गुजारते रहते हैं। उनकी फसल अच्छे से होने लगती है। वो देखकर नीरज और तिल्लू बहुत खुश होते हैं। अब हमें इस साल किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी, यही सोच रहा हूँ भाई। ठीक है कहकर दोनों भाई भी खेत के पास से घर लौट जाते हैं। सुबह वापस आकर देखा तो उनके खेत से आधे आलू गायब हो गए थे। वो देखकर हैरान हो जाते हैं दोनों भाई। तुम जो कह रहे थे वो सच है टिल्लू। इस फसल में कुछ तो माया है, लेकिन वो हमें उठाने वाली नहीं, डूबने वाली माया है। देखो, हमारे खेत से आधी फसल गायब हो गई है। ऐसे कहते हुए बहुत दुखी होता है नीरज। लेकिन तिल्लू अपने भाई को समझाकर वो आलू कैसे गायब हो गए हैं, इस बात का पता लगाएंगे, कहता है। उस दिन रात को उस अंधेरे में कुछ आवाजें सुनाई देती है। उसके बाद चिराग जलाकर वो आवाज कहाँ से आ रही है कहकर देखता है तिल्लू। ऐसे देखने पर आलू अपने आप ही हिलते हुए वहाँ से चले जा रहे थे। लेकिन कैसे जा रहा है और कहाँ पर जा रहा है कहकर चुपके से देखता है। इतने में थोड़ी सी सुबह होती है। ऐसे उस रोशनी में देखने पर छोटे छोटे लिलीपुट इन आलूओं को उठाकर जाते हुए नजर आते हैं। हे ऊपर वाले, ये कैसे जीव है? देखने में तो इंसान ही लग रहे हैं, लेकिन मिट्टी के पुतले की तरह इतने छोटे छोटे हैं। कौन हो तुम सब? अरे अरे, धीरे से बात करो भाई, हमारे कान फट जा रहे हैं तुम्हारी आवाज से। अरे 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 अरे। ऐसे बात कर रहे उस लिलीपुट की आवाज बहुत धीरे से सुनाई देती है तिल्लू को। उसके बाद
उसने धीरे से बात करने की कोशिश करता है टिल्लू। ऐसे वो पुल्लीवरम गांव के आखिर में एक पहाड़ी इलाका रहता है। उस पहाड़ी इलाके के नीचे रहने वाले लिलीपुट्स है वो, और वो आलू उनसे उनके गांव में बिजली बना रहे हैं कहकर जान लेता है। हम इस फसल उगाने वालों को जब भी मदद कर रहे हैं, वो फसल उगाना छोड़कर कहीं दूर चले जा रहे हैं। हम तुम्हारी भी मदद करेंगे, लेकिन कम से कम आप तो हमें छोड़कर जाए बिना हमारे लिए फसल उगाओगे। लेकिन आप हमारी क्या मदद करते हो? और गए हुए सभी लोगों की तुमने ही मदद की है ना? वो सब अब धनवान बन गए हैं। क्या इसके पीछे आप ही का हाथ है? उसकी वजह वही है कहकर लिए हुए आलूओं के बदले में जंगल में छुपी संपत्ति उन्हें देते हैं कहते हैं वो लिलीपुट। वो सुनकर बहुत खुश होते हुए उनकी मदद करने के लिए मान जाता है टिल्लू। हमें इस नदी को पार करने में एक बार के लिए मदद करोगे? वो बातें सुनकर दुखी होकर उस छोटे से तालाब पर एक छोटा सा डैम बनाता है टिल्लू। उन लिलीपिट्स को आगे से कोई परेशानी ना हो इसलिए। ऐसे उस खेत की फसल रुकाए बिना उसी काम को करते हुए और संपत्ति को भी कमाते हुए कोई कमी के बिना बहुत ही सुकून से जीते हैं टिल्लू और नीरज। गोरुपुरम नाम के एक गांव में नंदा नाम का एक व्यक्ति रहता है। नंदा दिखने में अच्छा था और सूट बूट पहनकर अपने ड्राइवर से ऐसे कहता है, हे ड्राइवर, जल्दी से कार लेकर आओ। जल्दी से रेलवे स्टेशन जाना है। चलो चलो। ये क्या कह रहे हो नंदा सर? आज तो बस स्टॉप के पास जाना है कह रहे थे ना, अब सडनली प्लान बदल रहे हो? मैंने जानकारी सिर्फ बस स्टॉप की ही निकाली है। इसीलिए सब कामों के लिए तैयार रहना चाहिए ड्राइवर। मैं कब क्या कहता हूँ ये मैं भी नहीं जानता। तुम्हें इतनी ताकत देकर काम पर इसीलिए तो रखा है। ऐसे कहते हुए जल्दी जल्दी से रेलवे स्टेशन जाते हैं। ऐसे कार से उतारते वक्त सूट बूट निकालकर एक भिखारी के रूप में नीचे उतारता है नंदा। काम के विषय में पंचुअलिटी होनी चाहिए ड्राइवर। अब तुम यहाँ पर नजर मत आओ, वरना मुझे भी कोई नहीं देगा। ऐसे कहते हुए उसके ड्राइवर को दूर भेजकर वो रेलवे स्टेशन के पास बैठकर भीख मांगने लगता है। माँ जे, बहन जे, थोड़े से पैसे इस गरीब के मुंह पर मारिए, आपको ढेर सारा पुण्य मिलेगा। ऐसे एक आधा घंटे भीख मांगते ही उसका कटोरा पैसों से भर जाता है। हम सब यहाँ पर सुबह से हैं, लेकिन हमें एक चाय पीने का भी पैसा नहीं मिले। तुम आए हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारे कटोरा पैसा से भर गया है। इसे ही तो खाला कहते हैं। कब किसे मांगना चाहिए, किसके पास से मांगना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए। मैं इसी की ट्रेनिंग देता हूँ। क्या ट्रेनिंग देते हो? वो भी भीख मांगने वालों को? ये कैसा नमूना है? तब नंदा कहता है उसके पास एक बेगर स्कूल है कहकर उसके स्कूल में ट्रेनिंग लेकर अच्छे से भीख मांगकर कामयाब हो रहे हैं कहता है। मेरे स्टूडेंट्स अब तरह तरह की जगहों में बहुत ही सुकून से अपनी कमाई कमा रहा है, अपनी कमाई कमा रहे हैं। ऐसे कहते हुए उन्हें भी अपने भिखारियों के स्कूल में ज्वाइन होने को कहता है नंदा। ऐसे ही उसके पास ट्रेनिंग लेने वाले लोग अब कैसे भीख मांग रहे ये भी बताता है। वो देखकर वहाँ पर भीख मांगने वाले लोग उस भिखारियों के स्कूल में ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन होते हैं।
तुम सब मेरे स्कूल में ज्वाइन हो रहे हो, मेरे लिए यही खुशी बात है। अपने स्कूल में बोलने वाली पहली क्लास। नंबर 1, हमें कभी भी गंदे और बदसूरत दिखाना होगा लोगों को, तभी उन्हें हम पर दया आएगी। ऐसे शुरू करके तरह तरह के क्लासेस बोलता है नंदा। उसके बाद क्लास खत्म करके स्टूडेंट्स, अब तुम्हारी क्लास खत्म हो गई है। अब सिर्फ प्रैक्टिकल्स करना बाकी है। उसके बाद तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी तरह से खत्म होगी। ऐसे कहते हुए कुछ लोगों को रेलवे स्टेशन के सामने भीख मांगने के लिए छोड़ता है और ऐसे उनके भीख मांगने के तरीके को देखता है नंदा। उन्हें 1 पैसे का भी कलेक्शन नहीं होता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, कभी भी अपने कस्टमर्स को परेशान नहीं करना चाहिए। वो गुस्सा होकर देना बंद कर देते हैं। अंदर जाने वाले कस्टमर्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहिए। वो बहुत बिजी होते हैं। बाहर निकल रहे लोगों को सुकून से पूछना चाहिए। वो जल्दी में नहीं होते हैं, इसीलिए हमारी तरफ देखते हैं। उसके बाद बाकी के स्टूडेंट्स को अलग तरह से काम सिखाकर भीख मांगने को कहता है। वो सब भी नंदा के बताए हुए रास्ते पर ही चलते हैं, लेकिन कोई न कोई गलती करते ही रहते हैं। उन्हें सुधारते हुए स्टूडेंट्स को सही तरीके से कैसे भीख मांगना चाहिए कहकर सिखाता रहता है नंदा। अब कल तक तुम्हारी सबका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी बेकारियों के स्कूल में। बाहर जाकर सुकून से भीख मांगना ही बाकी है। ऐसे कहते हुए उनसे आखिरी प्रैक्टिकल भी करवाकर उन भिखारियों का प्रेसिडेंट है कहकर उसी के हाथों से आज तुम अपनी डिग्रीज लोगे कहता है। मेरे पास एक बहुत बड़ी फाइनेंस कंपनी है। तुम सब अपने पैसे लाकर मेरे फाइनेंस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आपके पैसे आप ही के साथ रहेंगे और मैं आपको कमीशन भी दूंगा। मुझे भी इससे थोड़ा सा लाभ होगा। उसकी बातों से लोगों को थोड़ा सा विश्वास होने पर उनके पैसे लाकर नंदा को देते रहते हैं। ऐसे नंदा को अच्छा लाभ होता है। वो भिखारी भी अपने पैसे ऐसे ही सुरक्षित रखते हैं। ऐसे वो भिखारियों का स्कूल हमेशा भिखारियों से खिला रहता है। गए हुए स्टूडेंट्स भी खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं।